जैसे पाषाण काल में कृषि के उपयोग ने पूरी सभ्यता बदल दी। हम देखते हैं कि पूरा पाषाण और मध्य पाषाण लगभग लाखों वर्ष का इतिहास बिल्कुल एक जैसा है। मनुष्य घुमंतु जीवन जी रहा है, खाना बदोश है, खाद्य संग्राहक है, आखेटक है। जैसे ही कृषि की खोज हुई वैसे ही जीवन उनका क्या हो गया, बदल गया। कैसे बदला? तो स्थायी जीवन हो गया, भविष्य की कल्पना आ गई, धीरे धीरे दूसरे अन्य चीजों के प्रति आस्था इत्यादि बढ़ने लगी। वैसे ही आप पाएंगे यहां होगा। और लॉजिकली आप देखेंगे तो आर्थिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करेगा, सामाजिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन को प्रेरित करेगा, और राजनीतिक परिवर्तन एक तरह से सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन के लिए भी पृष्ठभूमि तैयार करेगा। देखिए किस तरह से चीजें बदल रही हैं। तो आप साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा। एक हेडिंग लिखिए, छठी सदी ईसा पूर्व का भारत। छठी सदी ईसा पूर्व का भारत। इसमें सबसे पहले देखते हैं आर्थिक परिवर्तन ही, कि क्या आर्थिक परिवर्तन आया और इस आर्थिक परिवर्तन ने किस तरह से चीजें बदली हैं। आप लॉजिकली सोचते रहेंगे तो आपको सारे सूत्र इसमें मिलेंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आर्थिक परिवर्तन में सबसे मूल है कृषि कार्य में लोहे का उपयोग या लोहे का बढ़ता उपयोग। ध्यान रखना है कि लोहा वैदिक सभ्यता में उपस्थित था या नहीं था, है, उत्तर वैदिक काल में तो है ही, लेकिन उस समय कृषि कार्य में लोहे का उपयोग करते रहे होंगे ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। आमतौर पर यही माना जाता रहा है कि लोहा उपस्थित तो है, उससे युद्ध के अस्त्र शस्त्र बनाते होंगे, लेकिन अभी कृषि में उपयोग नहीं हो पाया है। यहां आप पाएंगे कि लोहे का उपयोग किसमें होने लगेगा? कृषि कार्य में। अब आपको बताना है कि अगर लोहे का उपयोग बढ़ने लगा तो क्या कृषि क्षेत्र में विस्तार होगा या नहीं होगा, और कैसे कृषि क्षेत्र में विस्तार होगा? एक तो जंगलों को काटना अब क्या होगा, आसान होगा, यानी खेती लायक भूमि तैयार करना आसान हो जाएगा, तो इससे कृषि क्षेत्र का भी विस्तार होगा। और कृषि क्षेत्र का तो विस्तार होगा ही, क्या कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि अगर आप लोहे के फाल का इस्तेमाल करेंगे तो जमीन को तैयार करना लकड़ी के फाल की तुलना में ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप पाएंगे कि कृषि की उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। और अगर कृषि क्षेत्र का विस्तार हो गया, उत्पादकता में भी वृद्धि हो गई, तो इन दोनों का सामान्य अर्थ क्या हुआ? कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि अगर खेत का साइज भी बढ़ गया, खेत अच्छे से तैयार भी हो रहा है, जैसे आपके पास कंटेंट भी ज्यादा है, पढ़ने की इच्छा भी अधिक है, तो ज्ञान भी क्या होगा? बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। तो कृषि उत्पादकता या कृषि उत्पादन में, कहिए कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। और अगर कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी तो अधिशेष क्या होगा? कम होगा या अधिक होगा? अधिशेष भी अधिक होगा। कृषि उत्पादन है बढ़ा तो अधिशेष, अधिशेष का मतलब कि जो उपयोग के बाद बच रहा है, और अगर अधिशेष बच रहा है तो इससे व्यापार वाणिज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा व्यापार वाणिज्य? क्योंकि जैसे ही आपके पास उपभोग के बाद चीजें बचने लगेंगी तो इसका कोई और उपयोग किया ही जाएगा। शुरू से ही मानव सभ्यता में ऐसा हो रहा है। तो आप पाएंगे व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। जैसे ही व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होगी वैसे ही नगरों का विकास भी होने लगेगा और आप पाएंगे कि नगर फिर विकसित होंगे और अब द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो जाएगा। प्रथम नगरीकरण कब हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में। फिर वैदिक सभ्यता में पुनः समाज कैसा आ गया है? ग्रामीण। अब व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा, पुनः नगरीय सभ्यता होगी, द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ। फिर आपको पता ही है अगर व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई तो क्या केवल वस्तु विनिमय से विस्तृत व्यापार चल सकता है? नहीं चल पाएगा। केवल आपवादिक रूप से ऐसा हो सकता है, नहीं तो व्यापार वाणिज्य की बेहतरी के लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है और आप पाएंगे कि यहां आहत मुद्रा का चलन शुरू हो गया। आहत मुद्रा यानी इसको आहत करके बनाया जाता था, इसलिए इसे क्या कहा गया है? आहत मुद्रा। मूलतः ये चांदी की मुद्रा होती थी, कभी कभी तांबे का भी आहत मुद्रा देखने को मिलता है, मूल रूप से चांदी की मुद्रा है। यह सब परिवर्तन केवल एक धातु की वजह से हुआ है, वह है लोहा। लोहा अगर न होता तो कृषि क्षेत्र में इतने परिवर्तन न होते, कृषि में परिवर्तन न होता तो व्यापार वाणिज्य इतना विकसित नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी आप नगरी सभ्यता देख रहे हैं, नगरी सभ्यता होना इस बात का प्रमाण है कि वहां कृषि उत्पादन बहुत अधिक हो रहा होगा, क्योंकि जब तक नगरों का पोषण नहीं हो पाएगा तब तक नगर का बसे रह पाना संभव नहीं है। हड़प्पा में भी ऐसा ही था। हड़प्पा में व्यापार वाणिज्य उन्नत तो है लेकिन लोगों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। तो ग्रामीण जनसंख्या ही शहरों का भार उठाती है हमेशा, तब भी, अभी भी और अब भी। तो मुख्य परिवर्तन जो आर्थिक है वह है लोहे का बढ़ता हुआ उपयोग। इस शब्द को ध्यान रखेंगे, इससे कई सारी चीजें होंगी। एक अधिशेष का तो आर्थिक रूपांतरण हुआ है नगरों में। तो कई बार आपसे पूछते हैं कि आहत मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में। फिर आपसे पूछेंगे द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहते हैं? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व यानी महाजनपद काल भी इसे कहते हैं। ये तो है आर्थिक परिवर्तन। अब देखिए राजनीतिक परिवर्तन कैसे हुए हैं। अगर आपको ध्यान हो कि हमने ये देखा है कि कभी भी सभ्यता न तो एक दिन में बन रही है और ना ही सभ्यता एक दिन में नष्ट हो रही है। हमने यह तय किया कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में उत्तरी पश्चिमी भारत में जो ग्रामीण संस्कृतियां थी, जैसे सोथी सिसवाल, कुल्ली नाल, आमरी संस्कृति, यही सब धीरे धीरे विकसित किस में हो गई? हड़प्पा की शहरी सभ्यता में। फिर हड़प्पा की शहरी सभ्यता कमजोर हुई, वापस फिर से ग्रामीण सभ्यता आ गई। फिर हमने देखा कि वैदिक काल, वैदिक काल में ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल में सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई क्या है? जन है। और जन आपस में युद्ध लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो चूंकि जन आपस में युद्ध लड़ रहे हैं तो उनका क्षेत्र क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और उत्तर वैदिक काल में यही जन किस में बदल गया? यह जनपद में बदल गया, क्योंकि कई जन मिलकर एक इकाई हो गए। फिर जनपद युद्ध लड़ते होंगे या नहीं लड़ते होंगे? लड़ रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में भी खूब युद्ध हुए। तो जब जनपद आपस में युद्ध लड़ते रहेंगे
तो उनके आकार में भी वृद्धि होगी और जनपद अब किस में बदल जाएंगे? महाजनपद में। तो छठी सदी ईसा पूर्व में आप पाएंगे कि महाजनपदों का उदय होगा। और महाजनपदों का उदय कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गई घटना है। वैदिक काल से ही हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे राज्य की संरचना रक्त वंश से अलग होकर किस पर जा रही है? क्षेत्र के आधार पर जा रही है। अब लोग अपने आप को भूभाग से संबोधित करेंगे, न कि किसी एक कुल या गोत्र से। तो महाजनपद होने का मतलब क्या है? राज्य का भूगोल बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा, यानी राज्य का भूगोल भी बढ़ेगा, क्षेत्र भी बढ़ेगा, राजा की शक्ति भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और आप पाएंगे कि अब प्रॉपर राजतंत्र विकसित होगा। राजतंत्र मजबूत होने लगेगा। अगर आपसे कहा जाए कि राजतंत्र के मजबूत होने में क्या कृषि कार्य में लोहे का कोई उपयोग मायने रखता है, और वह कैसे रखता है? एकदम ठीक बात है। अगर अधिशेष उत्पादन हो रहा है तो सरकार टैक्स कम करेगी या बढ़ाएगी? बढ़ाएगी, क्योंकि लोगों के पास अब आवश्यकता से अधिक बचने लगा है। जैसे ही टैक्स बढ़ेगा वैसे ही राज्य का राजस्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। और राजस्व जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही आप पाएंगे सेना रखना पहले की तुलना में बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राजा के पास धन अधिक है, सेना को वेतन देना क्या होगा? आसान होगा, अस्त्र शस्त्र तैयार करना आसान होगा। तो इस लोहे के उपयोग ने केवल व्यापार वाणिज्य को ही बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि लोहे के इस उपयोग ने राजतंत्र को भी पहले की तुलना में क्या किया? बहुत मजबूत कर दिया। तो आप पाएंगे इस अधिशेष की वजह से, जैसे कई इतिहासकार आर्थिक परिवर्तन पर बहुत जोर देते हैं, उनका मानना है कि बदलाव में सबसे की पॉइंट क्या है? अर्थव्यवस्था। अगर उसमें चेंज आ जाए तो अन्य चीजें भी बदल जाती हैं, लेकिन ऐसा हो हमेशा आवश्यक नहीं है। कई बार यह भी हो सकता है कि राजनीतिक परिवर्तन से भी क्या हो जाए? आर्थिक परिवर्तन हो जाए। ऐसा होता है या नहीं होता है? होता ही है। जैसे कल ही आपने देखा होगा ट्रेड डील हो गई भारत और अमेरिका के बीच। तो यह राजनीतिक परिवर्तन से आर्थिक परिवर्तन हुआ या आर्थिक परिवर्तन से राजनीतिक परिवर्तन? थोड़ा थोड़ा दोनों है, लेकिन अभी लग तो यही रहा है कि राजनीतिक वजहों से आर्थिक परिवर्तन हुआ है। यानी जो भी सैंक्शंस थे वो इकोनॉमिक वजहों से नहीं लगाए गए थे, वो राजनीतिक वजहों से लगाए गए थे कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे इत्यादि इत्यादि जो भी है। तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन में एक वजह यह भी है कि अधिशेष उत्पादन बढ़ने लगा है, तो राजा की शक्ति बढ़ेगी। अब अगर राजा की शक्ति बढ़ती है तो आपको पता ही है कि इससे व्यापार वाणिज्य को भी बढ़ावा मिलता है या नहीं मिलता है? व्यापार वाणिज्य को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अपने राज्य को मजबूत करने के लिए राजा ऐसी कोशिश करेगा। अब इसी समय आप पाएंगे एक और परिवर्तन होगा, वह है विदेशियों का आक्रमण। यानी इसके थोड़े समय बाद 518 ईसा पूर्व के आसपास आप पाएंगे भारत में विदेशियों का आक्रमण भी शुरू हो जाएगा। हालांकि जो प्रारंभिक विदेशी आक्रमण है उसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन इससे कुछ चीजें तो तय हो जाएंगी। जैसे हम लोग विस्तार से तो पढ़ेंगे, ये अभी आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले कौन सा विदेशी आक्रमण हुआ है, किसने किया है, किस देश के लोगों ने? ईरान के लोगों ने। तो पहला तो ईरानी आक्रमण ही हुआ है। फिर आप पाएंगे इसके बाद सिकंदर का आक्रमण हो जाएगा।
जो कि थोड़े समय बाद की घटना है। लगभग कितने समय बाद, 518 ईसा पूर्व के आसपास ये होगा और 326 ईसा पूर्व के आसपास ये आक्रमण होगा। लेकिन ये भी शुरू हो गया है 6ठी-5वीं सदी ईसा पूर्व के ही लगभग। अब सवाल यह है कि विदेशियों ने क्यों आक्रमण किया होगा, तो इसकी कई सारी वजह हैं। एक वजह तो यह है कि जिस समय भारत में महाजनपद बन रहा है, क्या उस समय पूरी दुनिया में और कहीं महाजनपद नहीं बन रहा होगा? और जगह भी राज्य मजबूत हो रहे हैं। जैसे भारत में राज्य विस्तार हो रहा है, उसी तरह से इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा में भी क्या हो रहा है, मजबूत राजतंत्र बन रहा है। तो साम्राज्य विस्तार के लिए भी लोग यहां आएंगे। फिर आप पाएंगे कि जो महाजनपद काल है, जिससे जिन्होंने आक्रमण किया है उसे हखामनी राजवंश कहते हैं, जो कि ईरान का है। सबसे पहले इन्होंने ही आक्रमण किया। क्यों आक्रमण किया, तो आप पाएंगे 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत मजबूत है, लेकिन किधर, पूर्व में। जितने भी बड़े महाजनपद हैं, मगध हो, कोसल हो, ये सब कहां है, पूर्व में है। उत्तरी पश्चिमी सीमा में कमजोर महाजनपद हैं, एकीकृत नहीं हो पाए। गांधार, कंबोज, मद्र ये सब आपस में लड़ते रहते हैं। तो जब आपस में लड़ रहे हैं तो इधर आक्रमण करना क्या हो गया, आसान हो गया, और वो लोग आप पाएंगे भारत की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। खैर, जब इसे पढ़ेंगे तब देखेंगे इसका एक प्रभाव ये हुआ कि जैसे ही ईरानी आए और फिर वापस चले गए, लेकिन उन्होंने एक बात स्थापित कर दी, वह यह कि भारत की भूमि पर आक्रमण किया जा सकता है, और धीरे धीरे फिर विदेशियों का आक्रमण यहां होता जाएगा। इन सब से बढ़कर जो एक बड़ा परिवर्तन है वह है धार्मिक सांस्कृतिक परिवर्तन। और धार्मिक सांस्कृतिक परिवर्तन में आप पाएंगे इसका मतलब है कि भारत में नए धर्मों का उदय होगा। यानी एक वचन में धर्म नहीं आ रहे हैं, धर्म बहुवचन में आ रहे हैं। यानी एक से अधिक धर्मों का उदय हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से तो दो धर्म हैं। कौन कौन से हैं, बुद्ध और यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसके अलावा पाएंगे कई भौतिकवादी चिंतन भी इस समय हुआ है, जैसे अजीत केशकम्बलिन है, संजय वेलुपुत्त हैं, या चारवाक के रूप में लोकायत दर्शन आएगा। तो कई तरह के भौतिकवादी दर्शन भी होंगे। क्या अगर किसी समय इतने अधिक धर्मों का प्रसार हो रहा होगा, नए धर्म अस्तित्व में आ रहे होंगे, तो क्या ये सब महज संयोग है, या उस समय ऐसी परिस्थिति रही होगी कि नए धर्म आ रहे हैं? परिस्थिति रही होगी, क्योंकि आम तौर पर नए धर्म को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। लोग जिस धार्मिक प्रणाली में होते हैं उसी में बंधे रहना चाहते हैं, लेकिन अगर नए धर्म आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उस समय की परिस्थितियां ऐसी रही होंगी। एक तो ये भी है कि जो महापुरुष हैं उनके सिद्धांतों की वजह से भी नया धर्म आता है, लेकिन परिस्थितियां भी इनके लिए सहायक होती हैं। जैसे देखिए क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, नए धर्म क्यों आए होंगे। तो एक आप पाएंगे कि समाज में थोड़ी उथल पुथल है, जिससे कुछ वर्ग ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, और उस वर्ग को लग रहा है कि अगर नई तरह की व्यवस्था आ जाती तो ठीक रहती। जैसे जब 6ठी सदी ईसा पूर्व में लोहे का उपयोग बढ़ा, कृषि में विस्तार हुआ, व्यापार में विस्तार हुआ, तो व्यापार में विस्तार से किस वर्ण की हैसियत बढ़ी होगी? वैश्य वर्ण की हैसियत बढ़ी। यानी उस परंपरा में देखें तो वैश्य की आर्थिक हैसियत क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि महाजनपदों के उदय
या राजतंत्र के मजबूत होने से किस वर्ण की हैसियत बढ़ी होगी? क्षत्रिय वर्ग की। तो क्षत्रिय की राजनीतिक हैसियत बढ़ी। लेकिन इन दोनों को लग रहा है कि इनकी आर्थिक और राजनीतिक हैसियत के हिसाब से सामाजिक हैसियत नहीं है। सामाजिक हैसियत किनकी अधिक है? ब्राह्मणों की। तो राजा को लग रहा है कि राज तो ये कर रहे हैं, लेकिन समाज में सिक्का चल रहा है ब्राह्मणों का। वैश्य समुदाय को लग रहा है कि आर्थिक रूप से तो ये मजबूत हैं, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक है ब्राह्मणों की। तो अब इनके अंदर एक बेचैनी है और ये चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था आए जहां ये भले ही ब्राह्मणों से ऊपर न हो, कम से कम इनका दर्जा बराबर का हो जाए। इसके अलावा शूद्र वर्ण है। शूद्र वर्ण को जाहिर सी बात है कि बराबर के सामाजिक अधिकार नहीं थे। तो ये तीनों ही वर्ग प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। और जब समाज में ऐसी आवश्यकता हो कि नई व्यवस्था आए, तो महान लोग कौन होते हैं? जो इन आवश्यकताओं की पहचान करते हैं और नई तरह की व्यवस्था लाते हैं। इसीलिए आप पाएंगे चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, क्या ये महज संयोग है कि गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय हैं और महावीर स्वामी भी क्षत्रिय हैं? कुछ तो उनका सोशल लोकेशन रहा होगा, तभी ऐसा परिवर्तन उसी वर्ग के माध्यम से आया है। ये इस बात के बाद भी कि उनकी आध्यात्मिक शिक्षा का योगदान है, लेकिन एक सामाजिक परिवर्तन भी उस समय हो रहा था। तो चूंकि ये तीनों वर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए नई सामाजिक व्यवस्था के आने की पृष्ठभूमि निर्मित हो गई। इसके अलावा पाएंगे कि कुछ ऐसे वैदिक मूल्य भी हैं जिससे लोगों को असहजता हो रही थी और लोग चाह रहे थे कि वह वैदिक मूल्य क्या हो? समाप्त हो। जैसे एक तो वर्ण व्यवस्था ही है। वर्ण व्यवस्था से किन वर्णों को दिक्कत है? तो एक को छोड़कर बाकी सबको दिक्कत है। क्यों? क्योंकि वैश्य को भी लग रहा है कि बराबर सम्मान नहीं है, क्षत्रिय को भी लग रहा है, शूद्र को भी लग रहा है। तो इन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था आए जिसमें वर्ण व्यवस्था क्या हो? कमजोर हो। इसीलिए आप पाएंगे कि बाद के जितने भी धर्म आएंगे, बौद्ध, जैन, उनमें वर्ण व्यवस्था की आलोचना की जाएगी। हालांकि रोचक बात यह भी है कि वर्ण व्यवस्था की सैद्धांतिक आलोचना तो की जा रही है, लेकिन व्यावहारिक रूप से तोड़ने की कोशिश बहुत कम की गई। जैसे आप पाएंगे बौद्ध संघ निर्माण होगा, बौद्ध संघ में भी सबसे अधिक संख्या ब्राह्मणों की है। शूद्र वर्ण का प्रवेश वैसे भी बहुत नाम मात्र का देखने को मिलता है, लेकिन हाँ, सैद्धांतिक रूप से उन्होंने ऐसा कहा। फिर वैदिक, उत्तर वैदिक काल में आपको पता ही है कि यज्ञ में क्या होने लगा है? पशु बलि होने लगी है। और ये समाज कैसा हो गया है? 6ठी सदी ईसा पूर्व का कृषक समाज। और कृषि कार्य में पशुओं की बहुत अधिक आवश्यकता है। और अगर आप यज्ञ में ही पशुओं की बलि दे देंगे तो इससे पशुधन क्या होगा? कम हो जाएगा। तो लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता कि पशुओं की बलि बंद हो जाती तो कृषि कार्य में बहुत आसानी होती। तो आप पाएंगे बुद्ध, महावीर आएंगे, दोनों क्या कहेंगे कि पशु बलि खराब चीज है। पशु बलि की निंदा उन्होंने की। क्यों? क्योंकि ऐसी आर्थिक आवश्यकता उस समय है। फिर आप पाएंगे कि जो वैदिक परंपरा है, वहां माना जाता था कि मुनाफा प्राप्त करना यह क्या है? अनैतिक है। यानी सूद पर धन लगाना, किसी और से मुनाफा प्राप्त करना, इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। ऐसा ही ठीक आप पाएंगे यूरोप में कैथोलिक धर्म भी मानता था कि सूदखोरी, मुनाफा प्राप्त करना, यह सब ठीक नहीं है। तो जो वर्ण इस पेशे में लगा हुआ है, उसे क्या लगता था? कहीं कोई पाप तो नहीं कर रहा।
अगर यहां तो मुनाफा प्राप्त कर लिया, क्या पता ऊपर जाए वहां अलग हिसाब हो रहा हो और वहां पता चले कि अच्छा इतना मुनाफा कमाया है, तेल और थोड़ा सा गर्म करो, इसे फ्राई किया जाएगा। तो लोगों में एक प्रकार से दुविधा रहती थी। तो जो बौद्ध धर्म आया और जो जैन धर्म आया, बौद्ध और जैन धर्म ने कहा कि अगर अनैतिक व्यवहार न किया जाए, अनैतिक नियमों या अनैतिक पद्धतियों का पालन न किया जाए, तो व्यापार से मुनाफा प्राप्त करना बुरा नहीं है। इस तरह से पूंजी को क्या मिल गया, एक नैतिक आधार मिला। जैसे आप अष्टांगिक मार्ग में देखेंगे कि बुद्ध कहते हैं सम्यक कर्मांत हो, सम्यक आजीव हो, यानी हम ऐसा काम न करें जिससे दूसरों को नुकसान हो। ऐसा किए बिना यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अगर हमारा मुनाफा हो रहा है तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। महावीर स्वामी तो कह ही रहे हैं कि सबसे अच्छा पेशा क्या है, व्यापार है, क्योंकि उन्होंने अहिंसा को बहुत विस्तार दे दिया और कहा कि कृषि कार्य भी क्या है कि हिंसक कार्य है, नहीं करना चाहिए। तो व्यापार वाणिज्य को नैतिक आधार प्राप्त हुआ, जिससे सबसे अधिक खुश कौन सा वर्ण हुआ होगा, वैश्य वर्ण। उन्हीं के ठीक अनुकूल सारे सिद्धांत आ रहे हैं। ऐसा ही यूरोप में भी हुआ था, जब कैथोलिक धर्म कह रहा था कि यह बुरा है और प्रोटेस्टेंट आया और प्रोटेस्टेंट ने क्या कह दिया कि व्यापार करना बुरा नहीं है। तो कई लोगों ने कहा कि यूरोप में पूंजीवाद नहीं आता अगर प्रोटेस्टेंट धर्म नहीं आता। वैसे ही 6ठी सदी ईसा पूर्व में नए धर्मों के उदय ने भी व्यापार वाणिज्य को बहुत प्रोत्साहित किया और व्यापार वाणिज्य भी नए धर्मों को प्रोत्साहित करेगा। तो इस तरह के कुछ परंपराएं थी जिससे भी आप पाएंगे कि नए धर्मों को प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा कुछ राजनीतिक आर्थिक पहलू भी है। राजनीतिक आर्थिक पहलू क्या है, तो अगर किसी समाज में राजतंत्र बहुत मजबूत हो गया है, तो राजतंत्र क्या चाहता है, धर्म को संरक्षण दें या न दें, क्या फायदा होता होगा राजा को। एकदम ठीक बात है, जैसे ही राजा कहेगा कि वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी है, तो जितने भी लोग महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं वो सब राजा को भी पसंद करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनके ईश्वर या वो जिनको दिव्य पुरुष मान रहे हैं उनके प्रति राजा का भी सम्मान है। हालांकि इसमें खतरा भी है कि अगर आप बुद्ध को मानेंगे तो जाहिर सी बात है जो लोग बुद्ध को नहीं मानते होंगे वो आपके खिलाफ भी आ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन राजा को एक ये शक्ति तो मिल ही जाती थी कि लोगों पर कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान हो जाता था, लोग राजा से जुड़ जाते थे। दूसरा सवाल यह है कि धर्म क्यों राज्याश्रय चाह रहा है। धर्म का काम तो राजनीतिक नहीं है, धर्म का काम तो अध्यात्म का है, शांति का है। वो राजा का समर्थन क्यों ले रहा है या लेता है, उसे विकसित होने में, प्रसार होने में बहुत मदद मिलेगी। जैसे राजा ने आर्थिक अनुदान दे दिया, मठ बनवा दिए, मूर्तियां बनवा दी, और दूसरा जब राजा खुद ही धर्म का झंडा लेके दौड़ेगा तो इससे धर्म के प्रसार में क्या होगी, बहुत आसानी होगी। तो बाद में आप पाएंगे कि इससे कई तरह के संकट भी आए। जैसे बौद्ध धर्म में आप पाएंगे कि बहुत तेजी से आगे बढ़ा था, लेकिन बाद में रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि ये समाज से ज्यादा किस पर आश्रित हो गए, राजा पर। अब जैसे ही राजा कमजोर होगा वैसे ही धर्म भी क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। दूसरा, जब एक धर्म राजा का आश्रय पाने की कोशिश करेगा तो दूसरे धर्म भी ऐसे ही कोशिश करने लगेंगे, तो ऐसे विवाद तो होगा। लेकिन ये बात ठीक है कि राजतंत्र ने भी धर्म को प्रोत्साहित किया और धर्म ने भी राजतंत्र को समर्थन दिया। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि अधिशेष उत्पादन कैसे नए धर्मों को प्रोत्साहित कर रहा होगा,
ये तो है कि हालांकि ज्यादातर लोग तो रहेंगे उसी अपने अपने ही धर्म में, लेकिन और क्या हो सकता है नए धर्मों के उदय में? ठीक है, व्यापार वाणिज्य है। और जैसे किसी भी धर्म से जुड़े हुए जो भिक्षु होते हैं, सन्यासी होते हैं या मिशनरीज हैं, क्या वो कोई उत्पादक कार्य करते हैं? नहीं करते हैं। बिना उत्पादक कार्य के जीवित रहना क्या है, बहुत मुश्किल है। जैसे आप समाज को कहें कि मैं आपको अध्यात्म की शिक्षा दूंगा, मैं आपको धर्म की शिक्षा दूंगा, नैतिक मूल्य की शिक्षा दूंगा, लेकिन उसके बाद भी ये आवश्यक है कि जो लोग नैतिक मूल्य की शिक्षा दे रहे हैं उनके भरण पोषण की समस्या हल हो जाए। अगर उनका पोषण सुनिश्चित नहीं हो पाएगा तो क्या वह वर्ग टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। तो चूंकि अब समाज में अधिशेष हो रहा है तो वह एक ऐसे वर्ग को पालने में सक्षम है जो कि किसी भी तरह से उत्पादन कार्य में जुड़े हुए नहीं है। तो लोगों के पास अतिरिक्त अनाज बचेगा तो वो भिक्षुओं को क्या करेंगे? दान करेंगे। राजा तो कर ही रहा है, समाज भी ऐसा करेगा। जैसे आजकल तो अब कम हो गया, पहले आप पाएंगे कि गांव में भी जो भी सन्यासी किसी भी तरह से अनुदान लेने आते थे, आमतौर पर किस मौसम में आते थे? जब फसल उत्पादन होता था तब। जैसे बीच में आएंगे तो कृषक समाज कुछ नहीं दे पाएगा क्योंकि उनके पास नकदी हमेशा कम रहती है। जब उत्पादन हुआ है उस समय अनुदान मिलने की संभावना अधिक है। तो यह समाज भी क्या है? अधिशेष उत्पादन में चला गया, जिस वजह से यहाँ राजतंत्र का उदय हुआ। और इन सब के अलावा सबसे बड़ी वजह तो ये है ही कि जो चिंतक हुए उनके विचारों से भी प्रेरित होकर लोगों ने इनको अपनाया। जैसे महात्मा बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं। महात्मा बुद्ध बताएंगे कि संसार क्या है, सुख से घिरा हुआ है कि दुख से? पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा उनमें कि वो क्या कह रहे हैं और किस तरह से उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को बढ़ावा दिया। दरअसल वो हर चीज को हिंसा से जोड़कर देख रहे थे। कृषि कार्य करेंगे तो कीड़े मकोड़े इत्यादि को नुकसान होगा, आदि आदि। खैर हम लोग पढ़ेंगे ही उनमें कि उन्होंने इसका क्या उपाय बताया है। तो इन सब के विचारों से भी, जैसे महात्मा बुद्ध ने कितना यूनिक केंद्रीय विचार चुना। उन्होंने कहा कि संसार है दुखमय, यानी व्यक्ति के जीवन में दुख एक स्थायी भाव है। तो आप सब महसूस करेंगे, हम सबको लगता है कि सबसे अधिक दुख किनके जीवन में है? हमारे ही जीवन में है। क्या ऐसा कोई मनुष्य है जिसके जीवन में दुख ना हो? संभव ही नहीं है। तो आसानी से लोग बुद्ध की तरफ क्या होंगे? आकर्षित हो जाएंगे। और उन्होंने इसकी बहुत सुंदर व्याख्या कर दी कि कैसे तृष्णा, इच्छा, लालच इत्यादि से दुख हमारे जीवन में प्रवेश करता है। और केवल उन्होंने दुख के प्रवेश करने का ही मार्ग नहीं बताया, ये भी बताया कि कैसे उस दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। यानी दुख समाप्त तो नहीं होगा। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ऐसा समय आ जाएगा कि दुख ही नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि दुख तो आएगा, वो अपरिहार्य है, लेकिन आने के बाद भी उसे झेला जा सकता है या उसकी तीव्रता आवृत्ति कम की जा सकती है। तो अष्टांगिक मार्ग इत्यादि बताएंगे। तो सार रूप में कहें तो छठी सदी ईसा पूर्व क्या है? भारत के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन का दौर है और यहाँ कई सारी चीजें बदल रही थी। अब आने वाले समय में हम इन्हीं सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनमें पढ़ेंगे महाजनपद काल, कि किस तरह से नए नए साम्राज्यों का उदय हुआ है। ये केवल समझने के लिए आपको ध्यान रखना है। से पशु बलि, जैसे कृषि कार्य हो रहा है इस समय, छठी सदी ईसा पूर्व में कृषि को क्या हुआ? बहुत बढ़ावा मिला। अब अगर कृषि का भूभाग बढ़ गया तो आप खेत तैयार कैसे करेंगे? ट्रैक्टर तो उस समय है नहीं, बैलों की आवश्यकता होगी। और जब आप एक यज्ञ में हजारों बैल की बलि दे देंगे
तो बैल की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी, तो कृषि कार्य में संकट आएगा। तो नए धर्म क्या कह रहे हैं कि पशु बलि नहीं होनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा पशु बलि नहीं होनी चाहिए, वैसे ही कृषक समुदाय क्या होगा, प्रसन्न हो जाएगा कि अगर इसको बंद करा देंगे तो पशुओं की उपलब्धता कृषि कार्य में बढ़ जाएगी। तो इनके आध्यात्मिक दर्शन तो अपनी जगह है, सामाजिक राजनीतिक उपाय आप पाएंगे कि नए समाज के अनुकूल हैं।